यस। तो आज के वीडियो लेक्चर में आप सभी लोगों का स्वागत है और मैं अमित अमरीश फ्रॉम द एस्पिरेशन। और आप लोगों ने देखा होगा कि ये पूरी की पूरी ये जीडीपी के ऊपर एक सीरीज हम लोग ये कर रहे थे। 4 या 5 उसमें वीडियो लेक्चर से बन चुके हैं। उसमें 1-2 और ये वीडियो लेक्चर की जरूरत है। तो उसी एक कंटिन्यूएशन में हम लोग आज के भी क्लास को देखेंगे। आज हम लोग इस चीज को देखने जा रहे हैं, इस टॉपिक को देखने जा रहे हैं कि रियल जीडीपी और ये नॉमिनल जीडीपी के बीच डिफरेंस क्या होता है, उसके बीच यानी कि मूलभूत अंतर क्या है। 2 टर्म्स आ रही हैं, रियल जीडीपी, ये ध्यान से आप देखेंगे। इसमें से बहुत सारे सवाल जो है, बहुत सारे ये क्वेश्चंस जो है ये कंपटीशन में आते हैं और इसके साथ साथ आपकी एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो उसके भी लिहाज से इन दोनों ये टर्म्स में डिफरेंशिएशन को करना आपके लिए ये जरूरी हो जाता है। इन दोनों के बीच आप ये डिफरेंस को समझें, नहीं तो ये किसी प्रकार का डाटा वो किसी अन्य चीज से रिलेटेड है और अगर आप उस ये डेटा को दूसरे ढंग से अगर आप ये समझने लगिएगा तो जो रियल पिक्चर है वो सामने वो नहीं आ पाएगी। वो जीडीपी से रिलेटेड अगर वो डेटा है तो ये जीडीपी जो है इसके हम लोग 2 टाइप्स या 2 प्रकार से इनका आकलन ये किया जाता है। एक को हम लोग बोलते हैं रियल जीडीपी और हिंदी में भी इसको रियल जीडीपी ही लिखा जाता है, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं ये नॉमिनल जीडीपी। अब हम लोग इसको देखेंगे कि इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, इन दोनों के बीच यानी कि मुख्य रूप से अंतर क्या है। तो इसमें आप सबसे पहले समझिए कि इन दोनों ही टर्म्स में जो ये कॉमन टर्म है वो क्या है, वो जीडीपी है। और जो टर्म ये डिफर कर रहा है वो डिफर क्या कर रहा है, तो एक टर्म में आपको रियल जीडीपी की बात हो रही है और दूसरा जो एक्सप्रेशन है इसमें नॉमिनल जीडीपी की बात हो रही है। तो इस संदर्भ में अब हम लोगों को यह देखना है कि रियल का क्या अर्थ है और नॉमिनल का क्या अर्थ है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जीडीपी के बारे में, जीडीपी होता क्या है सामान्य तौर पे, इसके बारे में आपको एक आइडिया अब तक हो चुका होगा। आप अच्छी तरीके से इसको ये समझ रहे होंगे, लेकिन फिर भी मैं एक बार ये रिकॉल करवा दूं। जीडीपी का यही मतलब होता है कि किसी भी देश की जो डोमेस्टिक या टेरिटरी है, किसी भी देश की जो इकोनॉमिक टेरिटरी है या उसी को डोमेस्टिक या टेरिटरी हम लोग बोलते हैं, तो उस ये डोमेस्टिक ये टेरिटरी के अंदर एक अकाउंटिंग ईयर में, टाइम को भी कंसिडरेशन में लेना है, एक अकाउंटिंग ईयर में जितनी भी यानी कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का जो उत्पादन हुआ है वहां पे, यानी कि ये प्रोडक्शन हुआ है उस कंट्री में, उसका जो मार्केट वैल्यू है यानी उसका जो मार्केट ये प्राइस है, वो उस कंट्री का उस अकाउंटिंग ईयर के लिए वहां का जीडीपी है। अब आप लोग इन चीजों को अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे कि ये फाइनल गुड्स ये क्या होती हैं। एक वीडियो में मैंने इसके बारे में काफी ये डिटेल्ड रूप में मैंने अंतर स्थापित किया था कि ये फाइनल गुड्स क्या होती हैं और इंटरमीडिएट गुड्स ये क्या होती हैं। तो जीडीपी का यही मतलब है कि एक अकाउंटिंग ईयर में किसी भी देश की जो डोमेस्टिक टेरिटरी है,
जो वहां की इकोनॉमिक टेरिटरी है, उसके अंतर्गत जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है, उसका जो मार्केट प्राइस है, उस मार्केट प्राइस का सम टोटल ही उस कंट्री का उस अकाउंटिंग ईयर के लिए जीडीपी है। तो अब आप यहां पे एक बात को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि अगर ये जीडीपी को हम लोग ये कैलकुलेट करें, यानी कि बहुत ही एक आसान ये फॉर्मूला के रूप में, तो क्या बोला जा रहा है कि किसी अकाउंटिंग ईयर में जितनी भी वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन हुआ है, प्रोडक्शन हुआ है, तो अगर किसी ये कंट्री के अंदर जितनी भी वस्तुओं का उत्पादन हुआ है, उसका प्रोडक्शन हुआ है, अगर उसको हम रिप्रेजेंट करें ये क्यू से, मान लीजिए कि 20 यूनिट्स वस्तुओं का उत्पादन हुआ, और अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर दें किस चीज से, तो ये प्राइस से, यानी कि मूल्य से, तो आपको उस अकाउंटिंग ईयर का जो जीडीपी है वो जीडीपी आपको ये मिल जाएगा। क्योंकि आप ये डेफिनेशन से इसको ये कनेक्ट करें। डेफिनेशन ये क्या बोल रहा था कि किसी भी देश की जो डोमेस्टिक टेरिटरी है, उस ये डोमेस्टिक टेरिटरी में एक अकाउंटिंग ईयर में जितनी भी वस्तुओं का उत्पादन हुआ है या जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ है, उसका मार्केट प्राइस, तो आप देखिए अगर मान लीजिए कि ये 10 यूनिट किसी वस्तु का उत्पादन हुआ है किसी इकोनॉमी में, और अगर ये मार्केट प्राइस उसका ये 5 रुपया ये प्रति यूनिट है, तो ये यानी वहां की जो जीडीपी है ये 50 रुपये हो जाएगी। बहुत ही सिंपल। तो जीडीपी को अगर निकालना हो तो ये जो है ये एक स्टैंडर्ड और बहुत ही सिंप्लीफाइड ये फॉर्मूला होता है Q इंटू P। Q जो है ये डिनोट कर रहा है किसको, तो क्वांटिटीज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। और P किस चीज को डिनोट कर रहा है, तो P इस चीज को डिनोट कर रहा है कि जनरल प्राइस लेवल ये क्या है, प्राइस को डिनोट कर रहा है, तो आपको जीडीपी मिल जाएगी। अब आप यहीं से समझिए, अपने दिमाग में इस चीज को बैठाइए कि किसी भी कंट्री के अंदर जो जीडीपी का कैलकुलेशन होता है, वो कैलकुलेशन मार्केट प्राइस पे भी होता है या उसको ये करंट प्राइसेस बोलते हैं, और जीडीपी का ये कैलकुलेशन जो है ये कांस्टेंट प्राइस पे भी होता है। यहां पे ये करंट प्राइसेस का ये अर्थ हुआ, ये ध्यान दीजिएगा कि आप जिस अकाउंटिंग ईयर का जीडीपी कैलकुलेट किया जा रहा है, उसी अकाउंटिंग ईयर का जो जनरल प्राइस लेवल है इकोनॉमी के अंदर, उसको आप कंसिडरेशन में लेते हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे ये करंट प्राइसेस। यानी कि जिस अकाउंटिंग ईयर की बात हो रही है, जैसे मान लीजिए कि 2022-23 की अगर बात हो रही है, इस अकाउंटिंग ईयर की बात हो रही है, तो 2022 और 23 के बीच, यानी इस ये समय अंतराल में उस अकाउंटिंग ईयर में इकोनॉमी के अंदर जो जनरल प्राइस लेवल रहा है डिफरेंट कॉमोडिटीज का, जब आप उसको ये कंसिडरेशन में लेते हैं
और उसके आधार पे अगर आप ये जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। ध्यान से समझिएगा। यानी इसको मैं आपको ये समझाऊं, यानी आप बोल सकते हैं कि एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी एट द करंट ईयर प्राइसेस और एट द करंट प्राइस लेवल। और करंट ईयर प्राइसेस का यह मतलब हुआ कि जिस अकाउंटिंग ईयर में, जैसे मान लीजिए 2022-23, तो इस अकाउंटिंग ईयर में या 2021-22, तो उस अकाउंटिंग ईयर में जो जनरल प्राइस लेवल रही है इकोनॉमी के अंदर, उसके आधार पे अगर आप ये जीडीपी को कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसको हम लोग नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं। यानी नॉमिनल जीडीपी इज ऑलवेज कैलकुलेटेड एट द करंट प्राइसेस। करंट प्राइसेस, करंट प्राइसेस का मैं बार बार बोल रहा हूं, यही अर्थ हुआ कि जिस आप ईयर में, जिस अकाउंटिंग ईयर में आप जीडीपी को कैलकुलेट कर रहे हैं, उस अकाउंटिंग ईयर में जो जनरल प्राइस लेवल जो इकोनॉमी के अंदर रही है, अगर उसके आधार पे अगर आप जीडीपी को कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसको हम लोग नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप देख लीजिए कि जीडीपी जो है Q इंटू P ऐसा लिखा जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप ये नॉमिनल जीडीपी को कैलकुलेट कर रहे हैं तो वैसी स्थिति में Q भी ये वेरिएबल है, Q भी वेरिएबल है और P भी क्या है, ये वेरिएबल है। यानी आपने इन दोनों ही वेरिएबल में से किसी को भी आपने ये कांस्टेंट नहीं माना है। तो इसका यह अर्थ हुआ कि नॉमिनल जो जीडीपी है Q के बढ़ने से भी बढ़ सकती है या Q के घटने से भी घट सकती है, और नॉमिनल जीडीपी जो है P के, यानी कि ये प्राइस के बढ़ने से भी ये बढ़ सकती है या प्राइस के ये घटने से भी ये घट सकती है। अब आप एक थोड़ा ये सिचुएशन को इमेजिन कीजिए कि अगर मान लीजिए कि कोई अकाउंटिंग ईयर है और उस अकाउंटिंग ईयर में Q को अगर हम ये वेरिएबल मान रहे हैं और P को हमने ये कांस्टेंट कर दिया, सपोज कीजिए P को अगर हम ये कांस्टेंट मान रहे हैं, अनचेंज्ड मान रहे हैं, और Q को हम ये वेरिएबल मान रहे हैं, तो वैसी स्थिति में जीडीपी जो होगा वो जीडीपी किसके कारण वो बढ़ेगा या घटेगा? तो प्राइस के कारण वो नहीं, यानी कि बढ़ेगा या घटेगा, बल्कि वो किसके कारण बढ़ेगा या घटेगा? तो ये Q के कारण। मतलब आप इस बात को समझिए, प्राइस को अगर हमने ये कांस्टेंट मान लिया तो वैसी स्थिति में जीडीपी के अंदर जो बदलाव होगा वो बदलाव ये किसके कारण होगा? Q के कारण होगा। और Q किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो जो गुड्स एंड सर्विसेज का ये प्रोडक्शन हो रहा है उसकी ये क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर जीडीपी के अंदर परिवर्तन जो है या उसके अंदर बढ़ोतरी जो है, अगर वो ये Q के कारण हो रही है और वैसी स्थिति में ये प्राइस को हमने ये कांस्टेंट माना है, तो जीडीपी में जो आपको बढ़ोतरी हो रही है, जो इंक्रीजमेंट हो रहा है, अगर वो आपको ये Q के कारण हो रहा है, तो इसका ये मतलब हुआ
कि इकोनॉमी के अंदर ज्यादा मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन हो रहा है। इसका यह मतलब हुआ कि फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो इकोनॉमी के अंदर ये ज्यादा हो रही है, ज्यादा मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है। तो ऐसी अवस्था को हम लोग बोलते हैं रियल इंक्रीज इन जीडीपी, रियल इंक्रीज इन जीडीपी। इसका यह मतलब हुआ कि जीडीपी के अंदर जो बढ़ोतरी हो रही है, जो इंक्रीजमेंट हो रहा है, वो किसके कारण हो रहा है? प्रोडक्शन में बढ़ोतरी के कारण हो रहा है, क्यू में बढ़ोतरी के कारण हो रहा है। प्राइस के कारण ये जीडीपी ये नहीं बढ़ रहा है, बल्कि ये क्यू के कारण बढ़ रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं रियल इंक्रीज इन जीडीपी। अब एक दूसरा सिचुएशन आप इमेजिन कीजिए, दूसरा सिचुएशन आप इमेजिन कीजिए, और वैसी स्थिति में आप अगर मान लीजिए क्यू को आपने ये कांस्टेंट मान लिया, यानी कि प्रोडक्शन जो है ये कांस्टेंट है, फ्लो ऑफ ये गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो इकोनॉमी के अंदर वो ये बढ़ नहीं रही है, लेकिन प्राइस में बढ़ोतरी हो गई, प्राइस में इंक्रीज हो गया। तो प्राइस में इंक्रीज होने के कारण, ये प्राइस में ये बढ़ोतरी होने के कारण जीडीपी ये क्या आएगा, यानी कि ये बढ़ा हुआ आने लगेगा, जीडीपी भी इंक्रीज करेगा। लेकिन ऐसी स्थिति में जो जीडीपी इंक्रीज हो रहा है वो क्यू के कारण नहीं हो रहा है, बल्कि वो किसके कारण हो रहा है? प्राइस लेवल में जो इंक्रीजमेंट हुई, प्राइस में जो बढ़ोतरी हुई, उसके कारण ये जीडीपी ये बढ़ रहा है। तो अगर ऐसी अवस्था ये बनती है तो उसको हम लोग बोलते हैं मॉनिटरी इंक्रीज इन जीडीपी। मॉनिटरी इंक्रीज इन जीडीपी। ध्यान दीजिएगा, अब बात को समझिए। अगर आपने इससे ये पहले वाले केस में ये प्राइस को हमने ये कांस्टेंट यानी मान लिया था और क्यू को हमने ये वेरिएबल माना था, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि जीडीपी के अंदर जो बदलाव होगी वो किसके कारण होगी? तो ये क्यू के कारण होगी। यानी अगर जीडीपी ये बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, तो किसके कारण करेगा? ये क्यू के कारण करेगा। क्यू, और वह क्यू के बढ़ने का यही मतलब हुआ कि ज्यादा मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन हो रहा है इकोनॉमी में। फ्लो ऑफ ये गुड्स एंड सर्विसेज इज ऑन राइज इन द इकोनॉमी, एंड दैट वेरी केस is called as the real increase in GDP. But in this very case, यानी कि इस मामले में GDP is increasing but not because of any increase in Q, rather GDP is increasing because of an increasement in P. प्राइस में बढ़ोतरी के कारण ये GDP बढ़ गई। तो इसको हम लोग बोलते हैं मॉनिटरी इंक्रीज इन GDP। और ये जो स्थिति अगर इकोनॉमी के अंदर आपको बनती है, ये कोई विशेष परिवर्तन की स्थिति इकोनॉमी के अंदर ये नहीं लाती है, बिकॉज एज ए स्टूडेंट आप इस चीज को अच्छी तरीके से ये समझ रहे होंगे कि इफ जीडीपी इज इंक्रीजिंग ड्यू टू प्राइसेस, increase in the price level in the economy, then it is of no any significance. इसका कोई महत्व नहीं है। But if the GDP is increasing due to increase in Q, that means the production capacity in the economy, that means the increase in the production capacity in the economy, it means that the flow of goods and services is increasing in the economy, और प्रोडक्शन की जो एक्टिविटी है ये बढ़िया ढंग से संचालित हो रही है,
यानी कि इकोनॉमी के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो जो है ये बढ़ रहा है। तो अगर प्राइस में इंक्रीज होने के कारण अगर जीडीपी ये बढ़ रहा है तो ये और कुछ नहीं है बल्कि ये एक प्रकार का इसको बोला जाता है ये मनी इल्यूजन। ये मनी इल्यूजन की स्थिति को पैदा करता है। इल्यूजन का मतलब हम लोग समझते हैं भ्रम। मनी इल्यूजन इसी को बोलते हैं कि आपके पास जो ये डिस्पोजेबल इनकम है, मतलब आपके पास जो ये खर्च करने योग्य जो ये व्यक्तियों के पास जो आय होती है, ठीक है ना, वो उसका हायर मार्केट वैल्यू दिखाई पड़ेगा, वैसी ये भ्रम की स्थिति यानी कि पैदा होगी। तो इसको हम लोग बोलते हैं ये मनी इल्यूजन। तो अब आप अच्छी तरीके से ये समझ गए होंगे, आपको ये बात ये समझ में आ रही होगी कि जीडीपी के अंदर जो बदलाव होता है या जीडीपी के अंदर जो ये चेंजेस होती है क्यू के भी कारण हो सकता है और पी के भी कारण हो सकता है। अब आप देखिए नॉमिनल जीडीपी हम वैसे मेथड को बोलते हैं या उस मेथड से हम लोग ये नॉमिनल जीडीपी को निकालते हैं जिसमें कि जीडीपी को निकालने के लिए आपने करंट ईयर की प्राइसेस का आपने यूज किया है। मतलब क्यू का मतलब हुआ कि ये कितनी मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ इकोनॉमी में, और प्राइस के जगह पे आप उस अकाउंटिंग ईयर का, जिस अकाउंटिंग ईयर में आप जीडीपी को कैलकुलेट कर रहे हैं, उस अकाउंटिंग ईयर का जो जनरल प्राइस लेवल है उसको आपने कंसिडरेशन में लिया है। तो जब ये करंट प्राइसेस पे ये जीडीपी को निकाला जाता है तो उसको हम लोग नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं। अब आप एक चीज आप हमको बताइए कि नॉमिनल जीडीपी के अंदर एग्जाम्स में ये सवाल भी पूछे जाते हैं। नॉमिनल जीडीपी में ये ध्यान दीजिएगा, नॉमिनल जीडीपी में क्यू और पी ये दोनों ही ये वेरिएबल हैं। इसका ये मतलब हुआ कि जीडीपी के अंदर जो बढ़ोतरी है, जीडीपी में जो इंक्रीजमेंट है वो क्यू के भी कारण हो सकता है और ये पी के भी कारण हो सकता है। आप थोड़ा सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। एक केस ले रहे हैं हम, केस फर्स्ट, और केस फर्स्ट में अगर मान लीजिए कि ये क्यू के जगह पे मान लीजिए कि 20 यूनिट्स किसी वस्तु का उत्पादन हुआ इकोनॉमी में, और मान लीजिए कि जनरल प्राइस लेवल जो है ये 10 रुपया है, तो ये टोटल जीडीपी आपको कितना आएगा? ये 200 रुपया। जीडीपी का वैल्यू कितना आएगा? 200 रुपया, क्यू इंटू पी। अब एक दूसरा केस हम लेते हैं, केस 2, और इसके अंदर आप देखिए कि अगर मान लीजिए कि क्यू जो है ये घट गया 5 यूनिट से, यानी कि पहले वाले केस में ये 20 यूनिट्स ये वस्तुओं का उत्पादन हो रहा था, लेकिन ये दूसरे वाले केस में मान लीजिए कि 15 यूनिट्स ये वस्तुओं का ही उत्पादन हो रहा है, लेकिन प्राइस लेवल जो है ये इंक्रीज कर गया, और प्राइस लेवल जो है ये 20 पे चला गया। प्राइस लेवल ये 20 पे चला गया, तो यहां पे ये यानी कि जीडीपी का वैल्यू कितना आ जाएगा? ये 300 रुपया। ध्यान दीजिएगा, अब आप केवल अगर इंड पिक्चर को ही देख रहे हैं, इंड रिजल्ट को ही देख रहे हैं, पहले वाले केस में ये 200 रुपया और दूसरे वाले केस में ये 300 रुपया, तो केवल जीडीपी के मॉनिटरी वैल्यू को देख करके आप तो यही अंदाज लगाइएगा ना कि यहां पे ये जीडीपी का वैल्यू ज्यादा है, ये बेहतर स्थिति है।
लेकिन रियल सेंस में, क्योंकि 300 रुपया जो है ये मॉनिटरी टर्म में 200 रुपया से क्या है, वो ज्यादा है। तो आप अगर ऊपरी तौर पे अगर इसको आप देख रहे हैं तो आपको तो यही लगेगा कि यहां पे जो है जीडीपी वो बेहतर कंडीशन में है, क्योंकि 300 रुपया जीडीपी का वैल्यू है। लेकिन आप थोड़ा रियल सेंस में, रियलिस्टिक मैनर में आप थोड़ा ये सिचुएशन को एनालाइज कीजिए। पहले वाले केस में वस्तु का यानी कि गुड्स का जो प्रोडक्शन हो रहा था उसकी मात्रा कितनी थी, 20 या 20। और दूसरे वाले केस में जो गुड्स का जो प्रोडक्शन हो रहा है उसकी मात्रा कितनी है, 15। लेकिन इस केस में जीडीपी ये बढ़ा हुआ केवल इसलिए प्रतीत हो रहा है क्योंकि ये प्राइस लेवल जो है ये बढ़ गया है। प्राइस के बढ़ने के कारण यहां पे ये जीडीपी जो है ये बढ़ी हुई स्थिति में प्रतीत हो रही है। लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखिएगा, प्योर इकोनॉमिक्स के ये पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा, तो इन दोनों स्थितियों में बेहतर स्थिति में आप कहां पे हैं, यहां पे हैं कि यहां पे हैं। तो निश्चित रूप से वो देश जो है यहां बेहतर स्थिति में, सॉरी यहां बेहतर स्थिति में है, ये यहां बेहतर स्थिति में है, क्योंकि इस केस में ज्यादा मात्रा में वस्तु का उत्पादन हो रहा है और इस केस में इसकी तुलना में 20 की तुलना में कम मात्रा में वस्तु का उत्पादन हो रहा है, वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन हो रहा है। तो इस केस में इकोनॉमी के अंदर फ्लो ऑफ ये गुड्स एंड सर्विसेज जो होंगी वो रिड्यूस कर रही है, यानी कि पर कैपिटा, प्रति व्यक्ति जो वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता है वो घट रही है इकोनॉमी के अंदर इस केस में। लेकिन इस केस में पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ द गुड्स इकोनॉमी के अंदर ये बढ़ रही है, जो कि वो जनरल वेलफेयर को इंक्रीज करेगा। यानी कि इस केस में इकोनॉमी की प्रोडक्शन कैपेसिटी ये ज्यादा है इसकी तुलना में। तो केवल जीडीपी के मॉनिटरी वैल्यू को देख करके आप अंदाज नहीं लगा सकते हैं कि जीडीपी जो है वो जीडीपी ये क्यू के कारण बढ़ रहा है कि ये पी के कारण बढ़ रहा है। इसीलिए नॉमिनल जीडीपी को जब कैलकुलेट करते हैं तो नॉमिनल जीडीपी में चूंकि क्यू और पी ये दोनों ही वेरिएबल हैं, तो नॉमिनल जीडीपी को कैलकुलेट करने के मामले में जीडीपी में जो बढ़ोतरी है वो क्यू के भी कारण हो सकती है और पी के भी कारण हो सकती है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। यानी कि नॉमिनल जीडीपी के वैल्यू को देख करके आप इस चीज का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि उस इकोनॉमी की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, गुड्स एंड सर्विसेज को ये प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है, ये वास्तव में और निश्चित रूप से वो इंक्रीज ही कर रही है। ऐसा नॉमिनल जीडीपी के फिगर को देख करके ऐसा ये कुछ नहीं बोला जा सकता है। इट मे और मे नॉट बी। तो आप ये नटसेल में याद रखिएगा कि नॉमिनल जीडीपी, व्हेन द जीडीपी इज कैलकुलेटेड एट द करंट ईयर प्राइसेस, यानी कि जिस अकाउंटिंग ईयर में आप जीडीपी को कैलकुलेट कर रहे हैं उस अकाउंटिंग ईयर का जो जनरल प्राइस लेवल है, उस प्राइस लेवल के आधार पे अगर आप जीडीपी को कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसे हम नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं। हमेशा याद रखिएगा। और अभी हमने बोला कि चूंकि इन द केस ऑफ the calculation of nominal GDP, the value of the GDP is based on the both factors, that means the Q as well as the P.
यानी जीडीपी का जो वैल्यू है क्यू के भी कारण वो घट बढ़ सकता है और पी के भी कारण ये घट बढ़ सकता है. सो दैट्स व्हाई इन द केस ऑफ द नॉमिनल जीडीपी वी कांट से एनीथिंग विथ श्योरिटी. पूरी निश्चितता के साथ ये बिल्कुल भी नहीं बोला जा सकता है कि एनी इंक्रीज इन जीडीपी इज ड्यू टू the rise in the production capacity in the economy, because it can happen that any rise in the value of the nominal GDP can be due to the rise in the price level. प्राइस में बढ़ोतरी के भी कारण जीडीपी का जो वैल्यू है ये बढ़ा हुआ प्रतीत हो सकता है और आ सकता है. तो नॉमिनल जीडीपी से किसी भी इकोनॉमी की वास्तविक जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसके बारे में निश्चितता के साथ, श्योरिटी के साथ कुछ भी नहीं बोला जा सकता है. लेकिन अगर मान लीजिए, अब थोड़ा यहां पे ये सपोज कीजिए, यहां से नॉमिनल जीडीपी को हटा दें, अब अगर मान लीजिए कि आप जीडीपी को कैलकुलेट कर रहे हैं और जीडीपी को ये कैलकुलेट करने में अगर आपने ये पी को ये कांस्टेंट कर दिया, यानी आपके पास ऐसा कोई फॉर्मूला है या ऐसा कोई आपके पास मेथोलॉजी है जिसमें कि आपने ये पी को कांस्टेंट कर दिया, तो वैसी स्थिति में जीडीपी में अगर कोई बदलाव होता है तो जीडीपी में जो बदलाव होगा वो किसके कारण होगा? पी के कारण नहीं होगा, क्योंकि आपने ये पी को कांस्टेंट कर दिया. तो जीडीपी के अंदर अगर कोई भी बदलाव होता है, यानी वो इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, वो किसके कारण होगा? ये क्यू के कारण होगा. और क्यू की अहमियत को हम लोग ये समझ रहे हैं. क्यू का ये सामान्य सा यही मतलब हुआ कि उस इकोनॉमी की प्रोडक्शन कैपेसिटी, कितनी मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है उस इकोनॉमी के अंदर, क्वांटिटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी. तो आप यहीं से समझिए, जब जीडीपी का कैलकुलेशन कांस्टेंट प्राइसेस पे, या इसी को बोला जाता है बेस ईयर, यानी आपने कोई ये बेस ईयर को चूज किया. जैसे आप ध्यान दीजिएगा, अभी के टाइम में जो हमारे कंट्री के अंदर जो रियल जीडीपी निकाली जाती है उसका जो बेस ईयर है, क्योंकि रियल जीडीपी ही एक ज्यादा रिलायबल इंडेक्स है जीडीपी को निकालने का नॉमिनल जीडीपी की तुलना में. नॉमिनल जीडीपी के वैल्यू को देख करके हमने ये पहले भी बोला कि सीओटी के साथ ये कुछ भी नहीं बोला जा सकता है कि जीडीपी के अंदर जो राइज हो रही है वो ये प्राइस के कारण हो रहा है कि क्वांटिटी के कारण हो रहा है. लेकिन अगर आपने ये प्राइस को कांस्टेंट कर दिया तो वैसी स्थिति में जीडीपी के अंदर कोई भी बदलाव होगा वो किसके कारण होगा? ये क्यू के कारण होगा. यानी कि इस स्थिति में हम लोग अच्छी तरीके से ये जान सकते हैं, अगर ये प्राइस को हमने कांस्टेंट कर दिया तो इस चीज को अच्छी तरीके से हम जान सकते हैं कि किसी दिए गए अकाउंटिंग ईयर में इकोनॉमी की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, यानी कि फ्लो ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो इकोनॉमी के अंदर, ये वास्तविक रूप में ये बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं. तो अब आप समझिए, डेफिनेशन के तौर पे इसको समझिए. व्हेन द जीडीपी इज कैलकुलेटेड ऑन द कांस्टेंट प्राइसेस, जब जीडीपी को हम कांस्टेंट प्राइसेस के आधार पे जब कैलकुलेट करते हैं तो उसी को हम लोग रियल जीडीपी बोलते हैं. रियल जीडीपी. अब कांस्टेंट प्राइसेस का ये अर्थ हुआ, प्रैक्टिकली हम आपको समझाएं कि कांस्टेंट प्राइसेस का ये अर्थ हुआ कि आप
किसी एक ईयर को, एक अकाउंटिंग ईयर को बेस ईयर के रूप में ये चुन लिया जाता है किसी भी एक कंट्री के द्वारा। जैसे हम लोगों के यहां अगर ये रियल जीडीपी निकालनी हो भारतवर्ष में, तो जो बेस ईयर है वो आपको रखा गया है 2011-12, यानी 2011-12। इसका यह मतलब हुआ कि ये जो अकाउंटिंग ईयर था 2011-12, उस अकाउंटिंग ईयर में जो जनरल प्राइस लेवल था, यानी कि 2011-12 का भी ये उस अकाउंटिंग ईयर का इकोनॉमी के अंदर जनरल प्राइस लेवल ये रहा होगा। उस जनरल प्राइस लेवल को ही रेफरेंस पॉइंट मान लिया गया। इससे आगे के अकाउंटिंग ईयर्स के जीडीपी के कैलकुलेशन के लिए। बात को समझिए, जैसे मान लीजिए 2011-12 के बाद 2012-13 ये वित्तीय वर्ष, ये अकाउंटिंग ईयर। आप मान लीजिए 2013-14, आगे बढ़ते चले जाइए। अभी हम लोग ये किस वित्तीय वर्ष में हैं? अभी यानी आपको ये 2021-22 या 22-23 किसी भी ये वित्तीय वर्ष में इससे आगे। अब आप समझिए कि रियल जीडीपी के केस में अगर मान लीजिए कि 2013-14 इस अकाउंटिंग ईयर के अगर जीडीपी का कैलकुलेशन ये करना अगर होगा, तो 2013-14 का जो प्राइस लेवल है उसको कंसिडरेशन में नहीं लिया जाएगा, बल्कि 2011-12 जो कि बेस ईयर है जीडीपी के कैलकुलेशन का, इस ईयर में जो प्राइस लेवल जो रही होगी, जिसको कि रेफरेंस पॉइंट मान लिया गया है, उसको कंसिडरेशन में लिया जाएगा। आप अगर मान लीजिए कि 2015-16 के अगर जीडीपी का कैलकुलेशन कर रहे हैं इस अकाउंटिंग ईयर का, तो 2015-16 में भी कुछ ना कुछ इस अकाउंटिंग ईयर का प्राइस लेवल रहा होगा, उसको कंसिडरेशन में नहीं लेते हैं। क्योंकि अगर उसको कंसिडरेशन में लेकर के अगर आप जीडीपी को निकालिएगा तो उसको नॉमिनल जीडीपी बोलेंगे। क्योंकि नॉमिनल जीडीपी में हमने क्या बोला था कि ये करंट ईयर का जो प्राइस लेवल है उसके आधार पे जीडीपी निकाली जाती है। तो अगर 2015-16 के प्राइस लेवल के आधार पे अगर जीडीपी निकाली जा रही है इस ईयर में, तो उसको नॉमिनल जीडीपी बोलेंगे। लेकिन 2015-16 में अगर बेस ईयर के आधार पे, और बेस ईयर हम लोगों के यहां क्या है अभी जो चल रहा है 2011-12 है, तो इस ईयर का जो प्राइस लेवल है उसके आधार पे ये 2015-16 का जीडीपी निकलेगा। यानी कि 2011-12 और उसके ये बाद के जो आपको अकाउंटिंग ईयर्स हैं, उन अकाउंटिंग ईयर्स में जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए हमने ये पी को क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। और कांस्टेंट किस फिगर को हमने लिया, यानी कि कांस्टेंट के तौर पे, तो 2011-12 जो हमारा बेस ईयर है, ये बेस ईयर ये चेंजेबल है, ठीक है ना। जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में इस ये बेस ईयर का जो डिसीजन है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, सांख्यिकी मंत्रालय, और आपको शायद उस मंत्रालय का नाम, हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, सांख्यिकी मंत्रालय और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय उसको बोलते हैं, उसके द्वारा भारत सरकार का ये मंत्रालय है, ये मिनिस्ट्री है, उसी के द्वारा ये बेस ईयर का ये चयन किया जाता है। और क्या कंसीडरेशन में रखा जाता है बेस ईयर को
डिसाइड करने में, तो ये कंसिडरेशन में रखा जाता है कि इकोनॉमी के अंदर जितने भी मैक्रो इकोनॉमिक के वेरिएबल्स हैं, जैसे कि प्रोडक्शन का लेवल, प्राइस का लेवल, एम्प्लॉयमेंट का लेवल, तो जितने भी मैक्रो इकोनॉमिक के वेरिएबल्स हैं उस टाइम पीरियड के अंतर्गत वो नॉर्मल रेंज में है। तो इसमें ये बहुत सारी ये संस्थाओं का सहयोग रहता है बेस ईयर को डिसाइड करने में। यानी कि जो टेक्निकल इनपुट्स हैं ये बहुत सारी संस्थाओं से मिलती हैं। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस भी इसमें इनपुट देती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी इनपुट देता है, अन्य भी बहुत सारे यानी एजेंसियां हैं भारत सरकार की जो कि इसके बारे में समय समय पे इनपुट्स देते रहती हैं कि किस बेस यानी बेस ईयर के रूप में किस ईयर को रखा जाए। अभी हाल फिलहाल में ही यह चर्चा चल रही थी कि बेस ईयर को यानी कि भारत सरकार ये बदलने जा रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा है न्यूज़पेपर्स में जैसी रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके आधार पर ऐसा लग रहा है कि शायद गवर्नमेंट ने इस ये प्रोग्राम को नेक्स्ट इलेक्शन तक के लिए इस प्रपोजल को ये टाल दिया है। बट इन ऑल इट्स ये प्रोबेबिलिटी you will definitely see the change in the base year after the 2024 elections of the Lok Sabha। यानी 2024 का जो इलेक्शन होगा उसके बाद जो सरकार का गठन होगा, निश्चित रूप से उस सरकार के द्वारा बेस ईयर में ये चेंजेस ये लाई जाएंगी, क्योंकि इधर जो ये 2-3 साल का ये पीरियड रहा ये कोविड के द्वारा बहुत ही ज्यादा अफेक्टेड रहा है और निश्चित रूप से देश के अंदर के जो मैक्रो इकोनॉमिक के वेरिएबल्स हैं वो अपने ये नॉर्मल रेंज से इधर उधर वो खसके हैं। तो एक संभावना ऐसी बनती है, और संभावना क्या, मुझे तो ये श्योरिटी लग रही है कि निश्चित रूप से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है बेस ईयर को 2024 के बाद ये चेंज करने जा रही है। लेकिन अभी के टाइम में जो बेस ईयर है रियल जीडीपी को कैलकुलेट करने का वो 2011-12 है। बेस ईयर का यह मतलब हुआ कि इसके बाद जीडीपी का जो भी जिस भी अकाउंटिंग ईयर का हम लोग ये कैलकुलेशन कर रहे हैं उस सारे अकाउंटिंग ईयर में उस ईयर का जो प्राइस लेवल है उसको कंसिडरेशन में नहीं लिया जाता है, बल्कि 2011-12 जो बेस ईयर है जीडीपी को कैलकुलेट करने का हमारे देश में उसको कंसिडरेशन में लिया जाता है। तो जब आप कांस्टेंट प्राइसेस पे यानी कि आपने कोई बेस ईयर को चूज किया और उस बेस ईयर का जो प्राइस लेवल है उसको आपने एक रेफरेंस पॉइंट मान लिया, उसको ये कांस्टेंट मान लिया, और उसके आधार पे अगर आप भिन्न भिन्न अकाउंटिंग ईयर्स के अगर जीडीपी को आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो इस प्रकार से ये कैलकुलेट की हुई जो जीडीपी होती है वो जीडीपी को हम लोग रियल जीडीपी बोलते हैं। यानी कि रियल जीडीपी हमेशा ये कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर ये कैलकुलेट किया जाता है, और इस केस में चूंकि ये पी कांस्टेंट है, क्योंकि जो हमारा बेस ईयर है उसका जो प्राइस लेवल है उसी को हमने रेफरेंस पॉइंट मान लिया है, उसको ये कांस्टेंट मान लिया है, तो वैसे स्थिति में जीडीपी के अंदर जो भी ये बदलाव होगा वो किसके कारण होगा, ये क्यू के कारण होगा। यानी रियल जीडीपी जो है वो सचमुच में इस चीज को बताती है कि वास्तव में किसी आर्थिक व्यवस्था की जो कैपेसिटी है, जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, वो इंक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर रियल जीडीपी बढ़ रही है उसका ये मतलब है कि जीडीपी किसके कारण बढ़ रही है, ये क्यू के कारण बढ़ रही है। और अगर क्यू के कारण बढ़ रही है इसका ये मतलब है कि प्रोडक्शन ये ज्यादा हो रहा है इकोनॉमी के अंदर, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो ज्यादा है इकोनॉमी में। और अगर रियल जीडीपी ये घट रही है तो इसका ये मतलब है कि किसके कारण घट रही है, क्यू के कारण घट रही है। इसका ये मतलब है कि फ्लो ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी के अंदर ये कम हुआ है, और पर कैपिटा जो गुड्स एंड सर्विसेज की उपलब्धता है इकोनॉमी में वो घट रही है। यानी कि जनरल वेलफेयर जो है आपको लोगों का, उस देश के लोगों का, वो घट रहा है। तो इसीलिए नॉमिनल जीडीपी की तुलना में रियल जीडीपी जो है ये एक ज्यादा रिलायबल
ज्यादा विश्वसनीय और वाइडली यूज्ड ये एक इंडेक्स है या इंडिकेटर है जिसका कि इस्तेमाल किसी देश की जो आर्थिक व्यवस्था है और उस आर्थिक व्यवस्था का जो स्ट्रेंथ है, जो उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नॉमिनल जीडीपी से आप सीओटी के साथ ये कुछ नहीं बोल सकते हो, लेकिन अगर ये रियल जीडीपी अगर बढ़ रहा है तो वास्तव में वहां पे फ्लो ऑफ ये गुड्स एंड सर्विसेज ये बढ़ रही है। तो नॉमिनल जीडीपी और ये रियल जीडीपी के बीच का जो अंतर है वो आपको, यानी अंतर जो है वो आपको यही है। एक लाइन में आपको याद रखना है कि नॉमिनल जीडीपी इज कैलकुलेटेड एट द करंट प्राइसेस, whereas the real GDP is always ये calculated at the constant prices। रियल जीडीपी ये कांस्टेंट प्राइसेस पे कैलकुलेट करते हैं और नॉमिनल जीडीपी जो है ये करंट ईयर का, यानी जिस ईयर का, जिस अकाउंटिंग ईयर का आप जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं उन प्राइसेस के आधार पे आप ये जीडीपी को कैलकुलेट ये करते हैं। तो हमारी समझ में नॉमिनल जीडीपी और ये रियल जीडीपी, आपको ये बात ये समझ में आई होगी। और ये नॉमिनल और ये रियल जीडीपी के बीच का जो रिलेशनशिप है एक दूसरे में ये कन्वर्टेबल है, और जो इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है वो ये है, रियल जीडीपी इक्वल टू जीडीपी एट करंट प्राइसेस। अब जीडीपी एट ये करंट प्राइसेस का मतलब क्या हुआ, नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी ही उसको हम लोग बोलते हैं इनटू 100 अपॉन करंट प्राइस इंडेक्स। नॉमिनल जीडीपी और ये रियल जीडी के बीच जो रिलेशन एक दूसरे में कन्वर्ट किया जाता है इसी इक्वेशन के द्वारा। तो इसमें होता क्या है, यानी एक्चुअल में जो ये कन्वर्जन है ये पॉसिबल हो पाता है किसके कारण, ये प्राइस इंडेक्स की सहायता से। प्राइस इंडेक्स का मतलब समझिए कि जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी। अब इसमें होता क्या है, तो आप जो ये बेस ईयर का, यानी आपने जो भी ये बेस ईयर ये चूज किया है उस ये बेस ईयर के ये प्राइस इंडेक्स को या प्राइस लेवल को आर्बिट्रीली 100 मान लिया जाता है, 100 मान लिया जाता है। तो ये एक्चुअल में ऊपर वाला जो 100 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि बेस ईयर, यानी आपने जो भी ये बेस ईयर चूज किया है उस ईयर का जनरल प्राइस लेवल, ये उस साल के ये प्राइस इंडेक्स को ये व्यक्त कर रहा है। नीचे जो है करंट प्राइस इंडेक्स। करंट ये प्राइस इंडेक्स का ये मतलब हुआ कि आप जिस वित्तीय वर्ष या जिस अकाउंटिंग ईयर के जीडीपी को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं उस ईयर का जो ये प्राइस लेवल है या प्राइस इंडेक्स है उसको यहां पे लिया गया, और जीडीपी एट ये करंट प्राइसेस, यानी कि रियल जीडीपी इक्वल टू जीडीपी एट करंट प्राइसेस। करंट प्राइसेस का मतलब हुआ कि नॉमिनल जीडीपी, यानी कि रियल जीडीपी इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी इंटू 100। 100 का ये मतलब हुआ कि ये प्राइस इंडेक्स ऑफ द बेस ईयर अपॉन प्राइस इंडेक्स या जनरल प्राइस लेवल ऑफ द करंट ईयर, यानी जिस ईयर में आप जीडीपी को कैलकुलेट कर रहे हैं। अब इससे ज्यादा ये डेप्थ में आपको जनरल स्टडीज के पेपर में इससे ज्यादा नहीं जाने वाला है। अब इसके बाद वाला नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें थोड़ा ये टाइम ये ज्यादा हो रहा है लग रहा है। आपको हम जीडीपी डिफ्लेटर के भी बारे में बताएंगे
और इसके साथ साथ कुछ मिसलेनियस जो टॉपिक्स हैं उन सारे चीज़ों के भी बारे में आपको बताएंगे, लेकिन इसके बीच में आपको पॉलिटी सेक्शन से भी आपको ये वीडियोस ये जाएंगे। आशा है कि आपने आज के वीडियो को ये ठीक ढंग से ये समझा होगा। और जैसा कि मैं बार बार ये बोलते आ रहा हूँ, बार बार मैं हमेशा यही आप लोगों से बोलता हूँ कि अवसर आदमी का बीत जाता है तो फिर वैसे स्थिति में आपके पास ये ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं होता है और आप ये कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर के हो जाते हो। जो मिला जैसे मिला उसी में आप संतुष्ट होना शुरू कर दोगे। और जो ये ड्रीमिंग, इनिशिएटिवनेस और इनोवेशन की जो कैपेसिटी होती है आपके अंदर, सपना को जो देखने की कैपेसिटी होती है, नव प्रयोग को करने की जो आपके अंदर क्षमता होती है, इनिशिएशन लेने की जो कैपेसिटी होती है, वो सब सारी चीजें बहुत ही कॉम्प्रोमाइज्ड होती चली जाती है। और आप किसी को अगर अपने इन सारे चीजों के ऊपर, जो कि प्रकृति के द्वारा, बनाने वाले के द्वारा ये सब हमें ये गिफ्ट्स प्रदान की गई है, होप आपके अंदर से खत्म होने लगेगा। तो ये सब होप हुआ, इनोवेशन की कैपेसिटी हुई, इनिशिएटिवनेस की कैपेसिटी हुई, आपकी जो इंटरप्राइजिंग कैपेसिटी है, इन सब सारे चीजों के साथ अगर आपको ये कॉम्प्रोमाइज अगर ये करना पड़े आपको लाइफ में, तो निश्चित रूप से ये एक बहुत ही दुखदाई स्थिति हो जाती है और शायद आप इन चीजों के लिए नहीं बने हो। समय को पहचानना और समय से जितना हो सके उतना उस समय का, मिले हुए समय का सदुपयोग करना, अपने अंदर ह्यूमिलिटी को रखना, कृतज्ञता की भावना को रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। समय के महत्व को पहचानिए, मेहनत कीजिए, बहुत मेहनत से सारी चीजें संभव है। तो इसी नोट के साथ आज के मैं इस ये वीडियो लेक्चर को ये समाप्त कर रहा हूँ। सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।